हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बाइकर्स पॉडकास्ट। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है मेरे चैनल पे जो मैं कर रहा हूँ। और अभी तक आपने मेरे वीडियोस देखे हैं मोटरसाइकिल रिव्यूज़ के, कस्टमाइजेशन के, कबीर सिंह, आर्मी ग्रीन और वारदेंची और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है मेरे चैनल पे। आई थॉट कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मुझसे मिलते हैं बिकॉज ऑफ द बाइकर्स। तो मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड हैं निर्मल जी, जो मुझसे मिले थे 2019 में जब इन्होंने इंटरसेप्टर 650 बाइक खरीदी थी। एविड बाइकर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं और बहुत रोमांचक और रोचक इनकी लाइफ है। तो इनके साथ अपना पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो निर्मल जी, आई वेलकम यू टू माय चैनल। थैंक यू। और मैं आपसे, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि मेरे दर्शकों को आप ये बताएं कि हु आर यू, कौन है निर्मल प्रजापति? बिल्कुल। पहले तो नीरज भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे गिनी पिग बनाया। गिनी पिग मीन्स इनका फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे साथ है और हम बहुत एक्साइटेड है। 2 दिन पहले ही हमारा डिस्कशन हुआ था और आज हम करना शुरू कर रहे हैं। तो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली मैं भी इसी यात्रा में लगा हुआ हूँ कि मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ। पर इस भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में मेरा जो इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। मेरा नाम निर्मल प्रजापति है और बहुत ही जिगजैग वाली लाइफ रही है मेरी। कभी ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे, कभी स्पोर्ट्समैन थे अच्छे, फिर फैमिली बिजनेस हमने ज्वाइन किया जो हमारा ईंटों का बिजनेस है। ओके। और वो करते करते फिर कहीं अंदर की आवाज़ आई कि यार आप आर्टिस्ट भी हो तो आर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद सबसे पहले हमने पेंटिंग में ट्राई किया, पेंटिंग शुरू की और भगवान की कृपा रही कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। और एज एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह गुरुओं की भी मदद रही, तो उदयपुर में अच्छा काम किया, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। कब से पेंटिंग कर रहे हैं आप निर्मल जी? कब, कितना टाइम हो गया आपको पेंटिंग करते? सीरियसली ऐसे स्कूल में हॉबी की तरह तो सब करते ही हैं, पर सीरियसली मुझे याद है मैंने 2005 से शुरू किया था। अच्छा। उससे पहले स्किल थी, लेकिन 2005 में मुझे याद है कि मैं अपने आप से कमिटेड हुआ था कि यार मैं पेंटिंग्स करूँगा और एक एग्जीबिशन लगाना है मुझे। तो बारिश के दिन थे, तो एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसमें डेली बैठना और काम करना। और फिर फाइनली अक्टूबर नवंबर आते आते 2005 के हम एग्जीबिशन हुई भी और बहुत अच्छा शो रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। अच्छा। तो वहाँ से एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट की लाइफ शुरू हो गई और बड़ी मज़ेदार जर्नी रही। पहले वाटर कलर मीडियम में काम किया क्योंकि चीप होता है, हाँ बिल्कुल। पैसा कम लगता है, आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसकी आज़ादी रहती है। फिर धीरे धीरे ऑयल में ट्राई किया, फिर एक्रिलिक में, और अभी पिछले 7-8 महीनों से मैं स्कल्पचरिंग शुरू कर चुका हूँ। तो मीडियम मैंने चुना है स्टील और आयरन। उसको सीखने के लिए पहले वेल्डिंग सीखी, फिर छोटी मोटी टेक्निक्स, और फिर बाकी करते करते आ ही गया हुआ। मतलब ये आप जैसे बता रहे हैं कि आपने पेंटिंग की और अब आप स्कल्पचरिंग भी कर रहे हो मेटल आयरन में और इसमें, तो क्या इज़ इट ईजी टू डू थिंग्स? मतलब ये आसान है कि यार चलो ब्रश उठाया, पेंटिंग कर ली, बाइक उठाई, कहीं चले गए? मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल। कुछ तो कहानी होती है जिसकी वजह से वो एक रास्ता चुनता है। मोटरसाइकिल का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। बाइक्स मुझे, मतलब ये बहुत बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन जब मैं अपनी पास्ट को देखता हूँ बचपन से या यंग एजेस में, जब मैं 18-19 का हुआ था, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बाइक्स मुझे शुरू से पसंद थी। तो जो भी बाइक लॉन्च होती थी, बड़ी जिज्ञासा से उसको देखना, उसके फीचर्स पता करना। 110 सीसी और 150 सीसी की बाइक्स आ गई हैं, क्योंकि पहले नॉर्मली 90-100 सीसी की बाइक्स हुआ करती थी। नहीं आती थी, स्कूटर्स हुआ करते थे 150 सीसी, बजाज के सुपर और प्रिया और ये सब बाइक्स 100 सीसी आती थी। यू आर राइट। तो जब पल्सर लॉन्च हुई 150, तो मैं उसको स्पेशली देखने गया कर यार 150 सीसी की बाइक कैसी होती है। तो और देखते ही मतलब सपना बन गया कि यार ये बाइक एक दिन मैं खरीदूंगा। अच्छा। उसको मुझे चलाना है। ठीक है, उसको मेरे पास आने में 2 साल लगे, लेकिन
वो कहते हैं ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वो बाइक मेरी लाइफ में आई, फिर वो आज भी है मेरे पास। फर्स्ट बाइक हमेशा प्यार रहता ही है। फिर सेकंड मैंने एफजी ली। फिर एफजी के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि बीएचपी से मुझे बहुत प्यार हो गया। तो पावर से, हाँ पावर से। और एक्चुअल में यूट्यूब्स के वीडियो देखता था, लोग राइड्स पे जाते हैं और अरे बड़ा मज़ा आता होगा। और राइड्स पे हम भी जाते थे पहले, तो हमको नहीं पता था इस कल्चर को बाइक कल्चर कहते हैं। जो हम ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उनको चलाते देख, उनको राइड्स करते देख, उनके वीडियोस देख देख के मुझे लगा करे यार ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है यार, और मेरे को ये करना है। तो फिर बाइक की सर्च मैंने शुरू की और फिर मैं गया अपने केपीएम मोटर्स में, रॉयल एनफील्ड। एक्चुअली मैं गया था 350 सीसी की जो अपनी क्लासिक आती उसी को लेने, लेकिन वहाँ पे इंटरसेप्टर पड़ी हुई थी टेस्ट राइड के लिए। तो मैंने पूछा कितने सीसी, तो उन्होंने जैसे ही बोला कि 650 सीसी, तो और बीएचपी 40 से अबव थे, तो मैं तो पागल हो गया कि नहीं यार बाइक तो यही लेनी है। और सिर्फ टेस्ट राइड में मुझे पता चल गया कि मुझे बाइक तो यही चाहिए। तो उसके लिए वेट भी करना पड़ा, ऐसे नहीं है कि सोचा और आ गई, कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ी। हाँ, इंटरेस्टिंग बात, इस बाइक्स को खरीदने के लिए मैंने पेंटिंग्स बेच के पैसे इकट्ठे किए। अच्छा। कि मुझे लगता था कि मेरे फैमिली में सिखाया गया है कि बिज़नेस के पैसे बिज़नेस में ही लगने चाहिए। तो मैंने कहा अपनी हॉबी है पेंटिंग बनाना, तो हॉबी के पैसे हॉबी में लग सकते हैं और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो 6-7 महीने पेंटिंग सेल की, कुछ अपनी सेविंग्स थी, और शायद नवंबर था और एक सही टाइम निकला के बाइक्स लेके आ गए। लेकिन एक्चुअल अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक अभी जो मेरी लाइफ है, अभी पिछले 6-7 महीनों साल भर से जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, बड़े उतार चढ़ाव के बाद, बहुत कुछ चीज़ें होने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ, तो इसने मेरे साथ एक थेरेपी की तरह काम किया। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी, या जिसको आप भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स कुछ भी बोल सकते हो, उसको पता था कि इसकी लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी, तो इसको एक मेडिसिन पहले ही दे दे। हाँ, क्या बात है, मोटरसाइकिलिंग एज मेडिसिन। या तो अब मुझे लगा कि नहीं यार, ये बाइक मैंने उस समय देखते ही खरीदने का प्लान क्यों कर लिया था, क्यों मेरे मन में डिसीजन आ गया कि यार ये बाइक ही मुझे चाहिए। क्योंकि राइडिंग का और इस बाइक का मेरी जो जर्नी है, जो मेरे उतार चढ़ाव रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो मेरे साथ हुई थी, ठीक है, उसमें इसने मेरा मुझे बहुत रिलैक्स फील किया, बहुत रिलैक्स फील कराया है। मुझे याद है निर्मल जी, जब आपने बाइक ली थी, उसके बाद हम जब मिले थे अराउंड 2020, फर्स्ट लॉकडाउन के पहले की बात है, तो आप इस बाइक को लेके जवाई गए थे और बिल्कुल आपने जवाई के जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर इस बाइक को चलाया था। आपके कुछ फ्रेंड्स भी थे शायद आपके साथ। तब मुझे लगा था, मैंने कहा यार ही समबडी आई शुड स्टे इन टच विद, मतलब ये एडवेंचरस आदमी है। और फिर जब मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी और उनको मैंने एक्चुअली अपने हाथ में लेकर के फील किया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत ही डिफरेंट है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल में, और आपका जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। तो थोड़ा सा उसमें पास्ट में जाएंगे, रिकैप करेंगे। बिल्कुल। मैं ना आपकी स्कूल डेज से कुछ आपकी जर्नी चाहता हूँ कि मेरे ना जो दर्शक हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, वो आपके बारे में जाने कि आज जो एक निर्मल प्रजापत है, ईंटों का काम है, मोटरसाइकिलिस्ट है, पेंटर है, और अब ये हमने तो अभी बाइक्स खड़ी कर दी हैं यहाँ पे, बट ये इनका वर्कशॉप है जहाँ पर ये स्कल्पचरिंग करते हैं। तो निर्मल जी बताइए आप थोड़ा सा अपना रिकैप चाइल्डहुड के बारे में। ब्राइट स्टूडेंट था नेचुरली, और स्कूल में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर लड़का। अच्छा। हाँ, कभी होमवर्क पूरा नहीं, सबसे शॉर्ट अटेंडेंस मेरी, लेकिन फिर भी टीचर बहुत प्यार करते थे क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ जाते थे। टीचर्स को नंबर ही चाहिए होते हैं। सही बात है। डिसिप्लिन था। टीचर्स एक्चुअली प्यार करते थे मुझसे, कि शरारती लड़का है, मतलब कहना बिल्कुल नहीं मानता है, लेकिन रिजल्ट जो आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। ओके। पापा जी बहुत खुश थे इससे, कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आई नहीं। एक्चुअल आर्ट का सेंस वहीं से मेरे अंदर शुरू हो गया था। स्कूल में बहुत अजीब अजीब तरह के और बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते थे। क्लास चल रही होती थी और मैं देख रहा होता था बाहर, खूबसूरत चिड़ियाएँ देख रहा होता था। कई बार तो चौंक पड़ा है। नो डाउट। तो फिर उनको अपने साथ रखने की जो अनुभूति होती है, फीलिंग्स जो होती है, उससे मुझे लगता है उसी से मैंने स्केच करना शुरू किया।
तो स्केचिंग भी ठीक हो गई और कलर्स वगैरह सब चल रहे थे। एक्सपेरिमेंट करना शुरू से आदत थी, डरता नहीं था। तो सेविंग्स करना, फिर उस टाइम तो शायद पोस्टर कलर होते भी नहीं थे हमारे पास, उनको बहुत हाई फाई और बहुत एक सोफिस्टिकेटेड और बहुत हाई टूल माना जाता था। लेकिन सेविंग से पैसे इकट्ठे किए, लाया वो, और उनसे भी काम शुरू किया, काम बढ़िया रहा। फिर एक्चुअल 8वीं तक ठीक चला सब, 8th स्टैंडर्ड तक। फिर 9th-10th आते आते बोर्ड आ जाती है, फिर फोकस स्टडी पे करवा देते हैं पेरेंट्स टीचर सब। तो ब्राइट स्टूडेंट है, तो हमने भी सपने पाल लिए कि डॉक्टर बनेंगे। फिर अच्छा। हाँ, फिर प्लस 10th क्लियर करने के बाद साइंस ले ली, और आलोक स्कूल जो आप जानते होंगे फतेहपुरा पे है जी, वहाँ मेरी 11th और 12th की स्टडी हुई। 11th में मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट से जी। तो उसके बाद लाइफ ने यू टर्न ले लिया। स्टडी करते थे, लेकिन लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, आप भी जानते हैं फादर क्या होते हैं, सबको पता होता है। पेड़ की छाया हट जाना क्या होता है। तो फिर भी चलते रहे। फिर 12th में कुछ अच्छे मार्क्स आ गए, तो एलन चले गए पीएमटी ट्राई करने, या डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छी बात तो ये है कि वहाँ इतना वर्कलोड होते हुए भी स्टूडेंट्स इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं वहाँ पे, आप उनको देख लो ना तो डर जाओगे। मतलब वहाँ कोई हंसता हुआ लड़का नहीं दिखेगा आपको। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे ऐसे जो शायद अभी चल रही होगी जिनकी कोचिंग वगैरह, तो दे कैन रिलेट आई थिंक। तो वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल होता है कि हर एक बच्चा चुपचाप किसी ख्यालों में खोया हुआ, क्योंकि प्रेशर है ना। कोई गरीब फैमिली से आए होंगे, किसी ने सेविंग्स करके उनकी कोचिंग फीस भरी होगी। सही बात है। वो एक बहुत बड़ा डरावना माहौल है। मैं जैसे याद करता हूँ तो मुझे भी बड़ा घबराहट सी हो जाती है, लेकिन करते रहे। और वहाँ पे हाँ, रिलैक्स होने के लिए मैं वहाँ पे स्केचिंग करता था। क्या बात। आधा घंटा 15 मिनट निकाल के, बहुत स्ट्रेस हो गए तो वहाँ पे भी मेरी स्केच बुक मेरे पास रहती थी। और जो स्टूडेंट्स थे जो हम हॉस्टल में साथ में रहते थे, तू बैठ जाए यार, तो उसकी स्केच करना, उसका पोर्ट्रेट बना लिया, पोर्ट्रेट करना। अच्छा कुछ हरकतें तो मैंने ऐसी करी हॉस्टल में कि हॉस्टल की दीवारों पे मैंने बड़े बड़े ग्राफिटीज हाँ वो कर दी, और बड़ी सुंदर थी। तो हॉस्टल वार्डन ने भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, वो अप्रिशिएट किया कि दीवारें अच्छी लग रही है। तो ऐसे चलता रहा। पर अब उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगा, मैं फॉर्चुनेटली बोलूँगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा हुआ नहीं हुआ। ठीक है, डॉक्टर बन जाते तो पता नहीं आज अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाते और अपने आप को पा नहीं पाते। तो मेरी डेस्टिनी डॉक्टर बनने की थी नहीं। वो तो एक्चुअल क्या कि ब्राइट स्टूडेंट थे, अच्छे मार्क्स आ गए तो सोच लिया कि डॉक्टर बन जाते हैं। तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, फिर घर आ गए। और आपकी बात काटूंगा जी। मैं, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं ये बात जानता हूँ कि एक टाइम था जब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल, ये ड्रीम हुआ करता था एक नॉर्मल फैमिली का, हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे 2 बॉयज़ हैं या 2 गर्ल्स हैं या एक भाई है एक बहन है, यही एक पैटर्न था। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी कि यार फैशन डिज़ाइनिंग कोई चीज़ है या आर्ट कोई चीज़ है या कुछ। तो क्या बात है, देखिए नेचर हमारी तरफ चली आ रही है। आइए, आप भी आइए हमारे पॉडकास्ट में। इसको हटवाऊं? नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप पूजा, इसको भगा क्या? चलो जाओ, मैं हटा दूं? हाँ हटा दीजिए। चलो जाओ, चलो 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 चलो। तो ये हमारे निर्मल जी का जो वर्कशॉप है, ये बड़ा ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। चलो, यहाँ पर नहीं लकड़ी नहीं, लकड़ी कि नहीं चली जाएगी। चलो, जानवरों को सबसे ज़्यादा पता चलता है आर्ट के बारे में। चलो इसको हटा गया। तो जितने भी ये जीव हैं, इंसान तो क्या बहुत समझदार हो चुका है, और जो अबोधता और जो इनोसेंस जानवरों में होती है वो कोई छीन नहीं सकता। तो ये तो आर्ट और पूजा दरवाजा बंद कर देना। लोग हैं जिनसे ये कनेक्शन फील करते हैं, उनके पास खींचे चले आते हैं। सॉरी, आपकी बात काटी, आप कुछ कह रहे थे आपके पीएमटी में सिलेक्शन नहीं होने के बाद में। तो उसके बाद जैसे अभी नीरज भैया ने बोला कि पेरेंट्स को डॉक्टर इंजीनियर ही चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे फादर साहब ने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया। वो अच्छा एनवायरनमेंट था हमारे लिए। खेलना है खेलो, पेंटिंग करनी है करो। उन्होंने कभी अपनी तरफ से कोई वेट नहीं डाला, प्रेशर नहीं डाला अपनी ख्वाहिशों का कि नहीं तुम्हें बड़े होके यही करना है। राइट, तुम डिसीजन लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भली वो हमारा बहुत रूरल एरिया था उस टाइम, हम गांव में ही रहते थे। गांव का माहौल पता है आपको कैसा होता है जी। मेरे फादर साहब भी ज़्यादा बड़े हुए नहीं थे, लेकिन लकीली उनके इस टाइप के बिहेवियर से हमें थोड़ा ग्रोइंग होने में, इंटरनली ग्रोइंग होने में बड़ा हेल्पफुल रहा। तो हाँ, मैं अब वापस वहाँ आ जाता हूँ।
हम यहाँ आ गए सब बिना सेलेक्ट हुए, हारे हुए जमाने की नज़र में। राइट। ठीक है, तो और उस समय कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे फैमिली में, फादर साहब के नहीं होने की वजह से। तब तक इम्पैक्ट आ चुका था कि 2-3 साल हो गए इस बात को। तो बड़े भाई दोनों वैसे होता है, ये हर फैमिलीज़ में होता है, तो वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को सेटल करने के लिए तो सेपरेशन में चले गए। तो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे आ गई। एक छोटी सिस्टर थी, तो उसकी शादी हो गई थी, और फिर बिज़नेस की जिम्मेदारी मेरे पे, और मैं बिज़नेस का ABCD नहीं जानता। कंडीशंस देखिए आप, क्योंकि 8 से 12 तक तो सिर्फ पढ़ाई करी, और बिज़नेस पे कभी गए नहीं, पापा कभी लेके नहीं गए, तो ABCD पता नहीं। अब पेरेंटल बिजनेस करना है, मदर सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो करता गया। ह्यूमन बिहेवियर है, जब आप किसी चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। हाँ, कोई गाइड करने वाला हो जाए तो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो हुए, और बिज़नेस भी ठीक ही हो गया, सब कुछ बढ़िया ही रहा। तो लाइफ चल ही रही थी। फिर सडनली उस टाइम क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूट आया था जो एनिमेशन सिखाने उदयपुर में आया था। वो नई चीज़ थी उदयपुर में, 3D एनिमेशन, जो मूवीज़ में आप देखते हैं। हाँ। अभी बहुत कॉमन हो गई, 2007 या 8 की बात होगी। तब बहुत तो ये नई चीज़ एनिमेशन थी। एक नया नई चीज़, नया फील्ड था। ठीक है। और उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानता था, क्योंकि एनिमेटेड हॉलीवुड मूवीज़ देखने का बड़ा शौक था मुझे। अच्छा। डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे गॉडजिला, जुरासिक पार्क, जिसमें एनिमेशन हुआ है, तो मैंने देखा यार ये सीखेंगे अपन, ठीक है साहब। तो वहाँ गए, तो सेंटर हेड थे रितिन राज। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, अभी वो इंडिया में नहीं है, बहरीन करके कंट्री है। बहरीन, या जी, वहाँ पे किसी टेक्निकल कंपनी में है, आई डोंट नो, इतना क्लियरली पता नहीं है। तो वो वहाँ पे सेंटर हेड थे, उनका काम था रिक्रूटमेंट करना। ओके। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने पूछा कि सर क्या है, तो उस समय उन्होंने फ़ीस बताई थी 70,000 रुपये। 70,000 सुनते ही मेरे सारे हौसले वापस डाउन हो गए, ठीक है। और शायद रितिन सर ने मेरी आंखों में पढ़ ली थी वो चीज़ कि यार लड़का आया और फीस सुनते ही थोड़ा सा डाउन हो गया, डिमोटिवेट हो गया। राइट। तो अब क्या करें। अब उनका नज़रिया देखिए, आप क्या करते हैं। तो मैंने बोला मैं सर आर्टिस्ट हूँ और स्केच और पेंटिंग करता हूँ। तो एक्चुअल में पेंटिंग का फोल्डर भी साथ लेके गया था। क्या बात, बिकॉज दैट वाज योर पोर्टफोलियो। हाँ, कि मुझे ऐसा लगा था कि एकेडमी होगी, वहाँ इजीली सिलेक्शंस नहीं होते होंगे, वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम होगा, एंट्रेंस होंगे, फिर मेरिट निकलेगी, उसमें से सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा कुछ सोच के गया था, जबकि वो एक कमर्शियल एकेडमी थी। हाँ, राइट। तो उन्होंने मेरा काम देखा, फिर उन्होंने बोला कि मेरा स्केच बनाओ, 10 सेकंड में बनाना है, 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे। अच्छा। एक्चुअली मैंने 20 सेकंड में उनका एक रफ स्केच फास्ट बना जो दिया। स्केच होता है, राइट। तो वो इनको इतना पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर पढ़ाओगे। अब डेस्टिनी देखिए, जहाँ मैं सीखने गया था वहाँ से ऑफर आया कि उसी टाइम कि आपको सिखाना है। राइट। तो मैंने कहा बिल्कुल, सैलरी भी ठीक ही थी, 10,000 रुपीज़। तो इंटरव्यू हुआ, 7-8 आर्टिस्ट आए वहाँ पर, और हमें लाइव मॉडल्स दिए गए। और मेरे लिए बड़ा लकीली था, क्योंकि मैंने अपनी स्केच प्रैक्टिस, एक साइफन करके एक जगह है, हाँ, ऑफ कोर्स। जहाँ बहुत सारे लेबर्स सुबह काम ढूंढने आते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक चाय की होटल थी, तो मैं वहाँ बैठा बैठा यही करता था। अच्छा, स्केचिंग करते थे आप? जब मेरा ईंटों का बिजनेस वहाँ पे था, तो वो अपने स्टाइल में खड़े रहते थे, तो मैं फास्ट स्केचिंग करता था। तो वो तैयारी मुझे उस दिन काम आ गई। क्या बात है। और स्केचेस बहुत अच्छे रहे। हम 7-8 आर्टिस्ट थे, उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पढ़ाने लग गया। तो पढ़ाते हुए मुझे 2 लेक्चर लेने होते थे, 2 घंटे का सुबह और 2 घंटे का शाम को, और बड़ी स्पीड लाइफ रहती थी उस टाइम। मतलब आपका ईंटों का भी काम चल रहा था? बिल्कुल। आप यहाँ पढ़ा भी रहे थे? बिल्कुल। आप पेंटिंग भी कर रहे थे? बिल्कुल। और आपकी, जितना मुझे पता है फिजिक देख करके, आप वर्कआउट भी करते ही हैं शुरू से। तो आपका क्या, आपकी दिनचर्या क्या थी तब? मैं बिल्कुल वही बताने वाला था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मतलब उन दिनों को देख के, उन दिनों को याद करके बड़ा मज़ा भी आता है, और बड़ी एनर्जी फील होती है उन दिनों से। अब आप शेड्यूल देखिएगा, सुबह 4 बजे उठना है जी। ठीक है, 4 से 2 घंटे हैं मेरे पास। ओके। 6 बजे तक आपको जो करना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी करना है। घर से भी इंस्ट्रक्शन होते थे, शादी हुई नहीं थी तो मम्मी के कमांड में थे हम। हेड ऑफ फैमिली वही थे उस टाइम जी। तो 6 बजे वापस घर पे आना है। तो 4 बजे उठते थे, 4:30 बजे निकल जाते थे फ्रेश होके, और मेरे साथ 1-2 पागल दोस्त भी थे, वो भी आते थे।
तो एक्सरसाइज करके 6 बजे घर पहुँचो, 6 बजे नाश्ता और नहाओ धो, और 7:30 या 8 बजे के बीच में ईंटों के प्लांट पे पहुँचो। फिर 8:30 बजे से, और बिल्कुल लेबर की तरह मेहनत करी मैंने वहाँ पे। उस टाइम भी रिग्रेशन कुछ नहीं था कि अरे यार, एक बंदा जो 1 साल पहले तो डॉक्टर बनने की सोच रहा था और लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि अब वो लेबर के साथ बिल्कुल लेबर की तरह, मतलब कोई कस्टमर आ जाते थे ना तो उनको पता नहीं पड़ता था कि सेठ कौन है यहाँ का, मालिक कौन है। राइट। तो वो बड़ा मज़ेदार था तो भी कि उनके साथ काम करने का मौका कब मिलता मुझे। जी बिल्कुल सही बात। और फिर 9, 9:30, 10 बजते बजते हमको वापस मुझे वहाँ से निकलना होता था, क्योंकि 11 बजे लेक्चर होता था। तो 10 बजे घर आए, वापस नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, एज ए टीचर लग सके जैसा। फिर वही पल्सर बाइक थी मेरे पास, स्पीड से पहुँचे एकेडमी। तो 11 बजे लेक्चर शुरू हुआ, और बड़े रईस घरों के लड़के आते थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े फैशनेबल, और मतलब आप सारे गैजेट्स वगैरह सब कुछ, बड़ी महंगी कारों में। तो क्योंकि महंगा कोर्स था, सही बात है, तो स्टूडेंट्स भी ऐसे ही थे। राइट। लेकिन मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट था वहाँ पे कि मैं कर लूँगा इनको टैकल। और सर ने बोला था बड़े शैतान हैं ये। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन 2 या 5 दिन के बाद तो दोस्त बन गए सारे मेरे। तो वहाँ से 11 से 1 बजे लेक्चर फिनिश करो, फिर वापस प्लांट पे दौड़ो। फिर प्लांट पे जो भी काम है छूटा हुआ वो संभालो, सेलिंग जो पैसे की आपको रिकवरी करनी है क्लाइंट से वो करो। फिर शाम को लेक्चर होता था 4 बजे वापस। तो 3:30 बजे सारे वाइंड अप करके 3:30 बजे घर पहुँचो। अगर गंदे हो गए तो ठीक, साफ़ सुथरे हो तो जाओ, और वापस गंदे हो गए हो क्योंकि हमारा डस्टी वर्क है ईंटों का, आपको पता होगा। तो वापस ना आओ, वापस वही कपड़े वापस पहनो अच्छे, वापस लेक्चर देने जाओ। तो 4 बजे वहाँ लेक्चर के लिए पहुँचते थे, और 6 बजे लेक्चर फिनिश। फिर 6 बजे जो मेरे कलीग्स थे उस टाइम, एक रघु मलिक करके थे और रितिन राज, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जी, और एक जने, तो हमारी जोड़ी बन गई थी वहाँ पे। और ऑफिस भी यहीं था, चैलियों की बाड़ी के सामने आकृति कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। तो वहाँ सामने वो पंडित जी जो अभी फेमस हो गए हैं, पुदीने चाय वाले, वो बिल्कुल कुल्हड़ चाय वाले। हाँ, कुल्हड़ चाय वाले और लेमन टी वाले। Yes. वहीं हम चाय वाय पीते थे, और आधे घंटे का गैदरिंग होता था। फिर वो अपने काम पे और मैं वापस घर आ जाता था। फिर मैं वापस रिलैक्स होके घर पे आके 15 मिनट गाने वाने सुनना, कुछ देखना, थोड़ा रिलैक्स हो जाता था। फिर शुरू होती थी सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में ये था कि वापस बाइक उठाई और गांव का एक चक्कर मारा, कोई दोस्त मिल गया तो इवनिंग लाइफ कहीं फतेह सागर जाना है, ये वो कर पूरा के 8 बजे हम वापस घर पे। 8 से 12 बजे तक मैं पेंटिंग करता था। क्या बात है। रात को। तो पेंटिंग मतलब बिल्कुल मेरे साथ हमेशा से रही, मतलब दोस्त की तरह मान लो, या एक मेडिसिन की तरह मान लो, या अपने आप की खोज में वो हमेशा मेरे साथ है। आर्ट हमेशा रही, ठीक है। तो बस यही लाइफ थी। फिर वापस सुबह 4 बजे उठना है, मतलब 4 घंटे की नींद। यही एक आपका रूटीन चल रहा था लाइफ में। अच्छा, रिसेंटली अभी मुझे पता चला, जैसा कि आपने शेयर किया था, कि आपने बहुत खूबसूरत आयरन में और इसमें काम किया है। तो ये आपको कहाँ से एकदम से लगा कि यार मुझे ये करना चाहिए? बिकॉज एक तरफ आप पेंटिंग कर रहे हैं, विच इज़ एन आर्ट फॉर्म, विच इज़ आई बिलीव अ सॉफ्ट आर्ट फॉर्म, इमेजिनेशन और वो सब, और यहाँ आप वेल्डिंग रॉड से अपने हाथ जला रहे हैं और सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। जो भी मैं अभी आपको स्क्रीन पे कुछ वो दिखाऊंगा, इनके आर्ट वर्क जो इन्होंने किए हैं, एवरीथिंग इज़ डन बाय हिम, लाइक पर्सनली। उसमें इन्होंने कोई भी किसी की भी हेल्प तक नहीं ली है, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे उसके ऊपर कोटिंग हो, या जो भी काम करते हैं ये, वो सब खुद करते हैं। बिल्कुल। तो निर्मल जी, ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला एकदम से? एक्चुअल क्या था कि इसके बीज इसके सीड्स आप ढूंढोगे तो पास्ट में ही मिलेंगे। कि जब पेंटिंग कर रहे थे और अच्छे आर्टिस्ट फेमस हो गए थे, यूथ में थे, तो उस समय तो मतलब वो कहते हैं ना, जवानी दीवानी होती है। बिल्कुल। तो उस समय कुछ सोचता नहीं था कि पैसे वगैरह ये वो, सोशल लाइफ क्या है समाज, क्या है जिम्मेदारियाँ। शादी हुई नहीं थी उस टाइम। तो उस टाइम दिमाग में आया था कि यार, और वो बच्चा नहीं होता जिसको चॉकलेट भी खाना है, केक भी खाना है, हाँ, सब कुछ चाहिए। हाँ, तो मन तो वैसा ही था उस टाइम। बिल्कुल, ठीक है। तो उस टाइम दिमाग में आया था कि यार, कि एक दिन यार मैं आयरन को वेल्ड करके ऐसे छोटे छोटे स्क्रैप पार्ट्स ढूंढूंगा, उनको वेल्ड करके कुछ क्राफ्ट करूंगा, ऐसे सिर्फ ब्रेन में आया था। तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप एक शांत सा कोई एक पॉन्ड है, उसमें आप एक पत्थर फेंकते हो, तो जो पत्थर पानी के अंदर जाता है तो एक वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, सर्कल्स बनाता है। बिल्कुल करता है।
तो वो वाइब्रेशंस थोड़ी देर रहते हैं और फिर पानी वापस शांत हो जाता है, लेकिन वो पत्थर जो है वो तलहटी में जाके हमेशा के लिए उस पॉन्ड में रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही वो आइडिया था, थोड़ी देर में वाइब्रेट। एग्जाम्पल ना, बड़ा मज़ा आया, खाली सोच के ही मज़ा आया, और यूँ करूँगा वो करूँगा ऐसे बनाऊँगा, और फिर वो धीरे धीरे वापस पेंटिंग में कंटिन्यू हो गए। और वो लेकिन वो पत्थर जो था वो उस पॉन्ड में हमेशा के लिए चला गया था। अब उस पत्थर को आप पत्थर ना मान के मान लो कि कोई बड़ा सा बीज था। ओके। तो फिर क्या हुआ कि पेंटिंग्स करते रहे हम, पेंटिंग्स करते 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 फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए। ये गाय निकाली, गेट बंद कर दो आप। तो पॉडकास्ट्स होती हैं स्टूडियोज़ में और अच्छे अच्छे माइक्स लगा करके, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बट मैं अपने व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ अ ट्रायल वेर इन हम है ना एक बड़े रॉ से एनवायरनमेंट में ये कर रहे हैं, और मैं आगे भी यही करूँगा। आई डोंट वांट टू डू पॉडकास्टिंग इन अ स्टूडियो जहाँ पर एसी चल रहा है और बढ़िया हम बैठे हैं और प्रॉपर एडिटिंग के साथ आपके सामने मैं परोस रहा हूँ कोई एक चीज़, परफेक्ट चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं आपको इम्परफेक्शन सर्व करूँगा, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। प्लीज़ निर्मल जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, नीरज बहन अच्छी बात बोली, परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट, परफेक्शन होता ही नहीं है पहली बात। अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट है तो आप वो चीज़ ढूंढ रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। तो फिर शादी हुई, जिम्मेदारियाँ बढ़ी, तो पेंटिंग से क्या इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि मैं अपनी वाइफ की जो इच्छाएं हैं और मैं अपनी इच्छाओं के लिए उनकी लाइफ को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करवाऊँ। तो फिर सोचा कि नहीं, अब दबा के बिज़नेस करेंगे। तो पेंटिंग थोड़ी देर के लिए, थोड़े सालों के लिए पोस्टपोन्ड हो गई। तो अच्छा बिजनेस किया और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किए, इवन ब्रोकरशिप भी करी। अच्छा, सारे एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और बड़ा गंदा सा एक्सपीरियंस था वो कि मतलब एक बंदे का वेट करना, उसको वो ज़मीन दिखाना, और फिर वो पैसे भी ऐसे देता था जैसे हमको, मेरे को लगता था जैसे अरे यार इसकी जेब काट ली हो। तो वो थोड़े दिन ही रहा, फिर मैंने खुद ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वो भी किया और ठीक से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़वाया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फैमिली में सारे खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर बीच में लाइफ ने वापस, वो होता है ना जब चीज़ें अंदर दबी हुई हैं वो तो निकलनी है, वो जब तक बाहर नहीं आएंगी। तो वापस पता नहीं कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि वापस पेंटिंग शुरू करी, और इसी जगह पे जहाँ अपन बैठे हैं। अच्छा। हाँ, 2000 इवन यहाँ मैंने शुरू किया था 2016-17 में, 2015, हाँ एग्जैक्ट मुझे याद है। 2000 कार लाया था मैं 2013 में, 2014-15 में मैंने वापस यहाँ पेंटिंग शुरू की, इसी माहौल में, इसी जगह। तो यहाँ का ओरा बड़ा प्यारा है। तो और बड़ा जुनून से की थी कि नहीं अब कुछ करके ही दिखाएंगे। तो काम भी अच्छा हुआ, और ऑयल में किए थे बहुत सारे पोर्ट्रेट, ऑयल पेंट्स। हाँ, बिग साइज के, बड़े फास्ट और बिना डर के। और उस टाइम तो ये हालत होती थी कि कपड़े बिल्कुल होली की तरह रंगे हुए रहते थे। राइट। और मेरे से क्या बड़ा क्लीनली और सोफिस्टिकेटेडली कभी काम होता नहीं था। मैं काम करता था जैसे दीवारें पेंट कर रहे हों वैसे, और कपड़े वपड़े नहीं, डायरेक्ट पेंट पे ब्रश साफ़ हो रहे हैं, कभी यहाँ साफ़ हो रहे हैं। उसकी स्पेशल ड्रेस थी मेरी वही पहन के, और बड़े मज़ेदार काम हुए, बड़े बड़े मज़ेदार। तो उसमें मेरा क्या एक सीरीज़ डेवलप हुआ उस समय। मैंने साधु पे बहुत वर्क किया, साधु के, और पुराने जो चेहरे हैं बुजुर्ग आदमी, उनके चेहरों पे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्योरिटी आपको या तो फिर बच्चों में मिलेगी। मेरे पोर्ट्रेट की स्टार्टिंग बच्चों के पोर्ट्रेट से हुई थी। हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको, क्योंकि मुझे लगा कि प्योर जो मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए वो बच्चों के ही मिलेंगे। और बीच का सारा लैप्स है, यूथ का कभी मैंने कोई पोर्ट्रेट करना पसंद नहीं किया। और डायरेक्ट फिर चेहरे आए बुजुर्गों के, जिनके चेहरों की जो लकीरें हैं ना, जो सिलवटें पड़ जाती हैं, उन्होंने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। और वो आप पेंटिंग में देख भी पाएंगे, वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो चेहरे वो पे चेहरे नजर मुझे नहीं इतने प्यारे लगने लग गए। तो जो भी पोर्ट्रेट में करता था, पहले तो उस टाइप के कैरेक्टर से मैं मिलता था, उससे खूब बातें करता था, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मेरे को पकड़ में आई उनसे। तो खूब सारे उस समय पोर्ट्रेट भी किए मैंने, सब कुछ सक्सेसफुल रहा। फिर वापस वही, थोड़े दिन बाद कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि अब घर से डिमांड आई कि यार, क्योंकि पुराने घर में रहते हैं हम 3 फैमिलीज़ वहीं पे, तो अब घर बनाना पड़ेगा। तो घर बनाना मतलब मुझे लगा कि अरे यार बहुत बड़ा कोई किला चढ़ना है। तो पैसे वैसे इतने ज़्यादा थे नहीं, तो उस समय वापस पेंटिंग्स को मुझे रोकना पड़ा, होल्ड करना पड़ा। ठीक है, मैंने होल्ड करा उनको। पर वो पेंटिंग्स भी इसीलिए बनी थी कि
उन्हीं पेंटिंग के पैसे से मैंने ये बाइक खरीदी है जी। जो उस टाइम में कर रहा था। Right. तो डेस्टिनी को आप देख रहे हैं, हाँ, वो आगे से आगे आपके लिए व्यवस्थाएं करती जा रही हैं सही। कि आज बंदे के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं, तो फिर इसको मेडिसिन चाहिए होगा, तो मेडिसिन के पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस से तो क्योंकि लगाएगा नहीं ये बंदा, क्योंकि एक बिजनेस फैमिली से आते हैं तो उन्होंने सिखा रखा है कि पैसे शौक के लिए नहीं होते हैं। तो सब कुछ चीज़ें हो रही थी। फिर सडनली ये घर वाला डिमांड जो घर से आया, मैं खुद हिल गया थोड़ा कि यार नया घर बनाना है, और मैं डरा हुआ था कि यार मकान में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उस टाइम क्या एक मेंटल ग्रोथ भी हो रही थी, इंटरनल ग्रोथ भी हो रही थी। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी बड़ी इंटेंसली, कि जिस दिन मैंने पल्सर को देखा था बड़ी इंटेंसिटी से चाहता था कि यार ये बाइक मेरी लाइफ में आए, तो वो आई। फिर जिस दिन मैंने इस बाइक को ड्राइव किया तो बड़ी इंटेंसिटी से सोचा कि यार ये मैं चलाऊंगा, तो वो भी मेरी लाइफ में आई। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी उस टाइम कि यार यूनिवर्स के पास अगर आपके मैसेज बड़े क्लियरली जाएंगे, कंफ्यूज मैसेज में कि मुझे ये चीज़ मेरी लाइफ में चाहिए, तब वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले वो बात बोली थी कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, वो चीज़ मुझे उस दिन समझ में आ गई थी कि बात सिर्फ शिद्दत से चाहने की है, कंफ्यूज नहीं। मतलब कि आप एक बार तो बोलते हो कि नहीं मुझे यार मेरी जर्नी और मुझे ये इम्पॉसिबल काम है लेकिन मुझे करना है और मैं वहाँ तक पहुँचूंगा और मुझे जाना है। आप एक दिन तो ये मैसेज भेजते हो, फिर सेल्फ डाउट करते हो, अरे यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो एक्चुअली क्या यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसको जाना है या नहीं जाना, नहीं जा रहा है। बाकी वहाँ से तो एक ही है, तथास्तु, आप जो मांगोगे आपको दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, लेकिन आप मैसेज जो है ना वो कंफ्यूजिंग वाले भेजते हो। क्लियर मैसेज भेजो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि जैसे मैं क्लियर था बाइक्स को लेके, जैसे मैं लाइफ में पेंटिंग को लेके क्लियर था कि मैं एक दिन ये करूँगा, तो वो सब चीज़ें हुई। तो उस टाइम क्या वाइफ ने मेरे को बोला कि घर बनाना है, पैसे मेरे पास थे नहीं, ठीक है, इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छा सा घर बना सकूँ। तो मैंने उसको एक राय बोली, बड़ी मतलब आपको मजाकिया लगी, कि मैंने कहा तू शिद्दत से इच्छा कर, कि मेरी इच्छा तो इतना बड़ा घर बनाने की है नहीं है, हाँ। तेरी है, तो तू बड़ी शिद्दत से सोच, और तू ऐसे आंखें बंद करके सोच कि मैं इतने शानदार से घर में रह रही हूँ, कि ये मेरा बेडरूम है, ये ऐसा है। मैंने कहा अगर तेरी शिद्दत वहाँ तक पहुँच गई ना, तो मीडियम मैं बन जाऊँगा, क्या बात है। घर बन जाएगा। मैं बड़ा स्ट्रांगली था। तो आप कभी वाइफ से मिलना तो वो बताएंगे इस बारे में, तो शायद उसकी शिद्दत वास्तव में बड़ी ज़ोरदार थी। तो फिर हमने शुरुआत करी, जो छोटा मोटा मेरे पास सेविंग्स था, एक दो प्लॉट्स, जो मैंने कहा था मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था, तो एक दो प्लॉट सेल किए, स्टार्टिंग मनी ली, और मैंने कहा एक शुरू तो करते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक होगा, नहीं तो धीरे धीरे करेंगे। लेकिन उस समय लॉकडाउन का टाइम चल गया था। मैंने घर का काम शुरू किया, एक दो मंथ ही हुए होंगे, फिर लॉकडाउन लग गया था। लेकिन लॉकडाउन में भी बिजनेस अच्छा चला, पता नहीं कहाँ से पैसे आए। अभी तक मैं वो जो कैलकुलेशन जो लिखते हैं ना, कि लोग घर बनाते हैं तभी हिसाब लिखते हैं एक डायरी बना के, कि ये इतना इसको दिया, इतना इसको दिया, मैंने कुछ नहीं रखा। मैंने खाली उन वर्कर्स की डायरिया जरूर बनाई कि ये जो पेमेंट लेने आएंगे तो उनको कितना पेमेंट दे दिया, कितना हो रहा है, तो उन्हीं को डायरियों में लिख दिया था, उनकी ही डायरियों में। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सारी डेस्टिनी जैसे मेरी वाइफ की इच्छा को पूरी करने में लग गई, और मुझे आज भी पता नहीं चलता है कि मकान मैंने कैसे बना दिया। मुझे लगता है कि मैंने तो बनाया ही नहीं है, क्या बात। वो उसको बनना था और मीडियम में बना। तो पेंटिंग्स बंद हो चुकी थी इसकी वजह से, और सारी क्रिएटिविटी फिर मकान में निकली। राइट। मैंने अपने ही डिज़ाइंस बनाए, घर भी खुद ही डिज़ाइन किया, कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पे भी किए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना शुरू से आदत थी। राइट। ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया रहा और काम समय पे पूरा हो गया। 4 साल लगे उसको। अब जैसे ही मकान पूरा हुआ, अब जो क्रिएटिव माइंड और मेरी जो अंदर की जो क्रेविंग थी आर्ट को लेके, अब उसको खाना मिलना बंद हो गया। तो विदिन मैं शायद मकान में 8 या 9 महीने निकाले होंगे, और फिर मुझे लगा नहीं यार मुझे कुछ करना है वापस। और मैंने आपको बताया वो बीच के बारे में जो स्पॉन्ड में पड़ा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया था। तो उसका टाइम आ गया था, क्योंकि वो मेरे थॉट्स के पॉन्ड के अंदर वो था। और मैंने सोचा था कि तब मुझे वो बात याद आई कि यार मैंने एक बार सोचा था कि मैं आयरन से कुछ करूँगा। मैं क्या यार, अब पेंटिंग्स तो कर ली हैं, और आर्ट को लेके हमेशा ऊपर नीचे होता ही रहा है। और उस दौरान क्या फाइनेंशियल लाइफ भी बड़ी अप डाउन रही। और मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मकान बनने के बाद
मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हुई कि जैसे सबके साथ होता है ये, जो अच्छे अच्छे दोस्त थे उनसे सारी पता नहीं कि छोटी छोटी बातों पे फ्रैक्शंस हो गए, बिगाड़ हो गया। फिर फैमिली में जो भाई भाई लोग थे, कजिन्स ब्रदर थे, वो भी दूर हो गए। मतलब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अब मैं उन बातों में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बाकी ब्लेमिंग करना लगेगा और ब्लेम करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जो तो लाइफ उस टाइम ऐसी हो गई कि बिल्कुल अकेला। अब नीरज जी, मेरी लाइफ का नया चैप्टर खुलने वाला था और बड़ा खतरनाक और बड़ा भयंकर। और ख़तरनाक और भयंकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली होती है ना, जिसको आप भगवान बोलते हो, यूनिवर्स बोलते हो, एनर्जी, कुछ भी, डेस्टिनी, ये सारे उसी के नाम हैं, तो वो आपकी तैयारी पूरी करवाती है। जैसे आप खुद नेवी में थे जी। तो आपको पता होगा कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहा उस टाइम। बिल्कुल। बड़ा हार्ड रहा होगा आई क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रैंक मिलने वाला है। तो अब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला था और फ्यूचर में तो मैं सोच ही नहीं सकता था उस टाइम कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होंगी। और लाइफ एक अलग ही नया रास्ता, मतलब नए रास्ते पे मुझे ले जाने वाली थी और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। ना मुझे पता था कि इसको कैसे हैंडल करा जाएगा और डेस्टिनी मेरे लिए क्या चीज़ें तैयार कर रही हैं। मैं बिल्कुल अनजान था उनसे। मतलब आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी वो। क्या बात है। बड़ा मज़ा आ रहा था कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो गया, घर बन गया, ये अरे अच्छा बिजनेस चल रहा है। लेकिन वो सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और आज जो मैं हूँ, 2-3 साल पहले मैं कोई और ही हुआ करता था। तो मैं इसलिए थोड़ा चुप भी हो गया हूँ कि वो सोच रहा हूँ मैं, तो मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि अरे यार। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक आपकी जो लाइफ जर्नी आपने हमारे साथ अभी तक शेयर की और जैसा आप बता रहे हो कि अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हुआ मेरी लाइफ का। ऊपर वाले ने मुझे तैयार किया, जिन कठिनाइयों का सामना मुझे करना था, जो मेरे लाइफ में कठिनाइयाँ आने वाली थी, उसके लिए भगवान ने आपको रेडी किया, कुदरत ने आपको तैयार किया मेंटली, फिजिकली, हाउएवर। तो मैं चाहूँगा निर्मल जी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको हम फिर से मिलें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में और हम आगे की जो आपकी कहानी है उसके बारे में बताएं, राइट? आई होप पीपल यू हैव एंजॉयड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो नया मैंने शुरू किया है पॉडकास्ट का, और मेरे जो मित्र हैं, मेरे बाइकर बडी हैं निर्मल जी, इनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगा, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और जानेंगे डिटेल में इनकी लाइफ स्टोरी आगे, जब जैसा कि ये बता रहे हैं कि मुश्किलें आई, कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया और हमें लाइफ में क्या लेसन्स सीखने को मिलते हैं परिस्थितियों के द्वारा। जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वील कंटिन्यू दिस मीटिंग विथ निर्मल जी इन आवर नेक्स्ट एपिसोड।